हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। जैसा कि आज हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट का। आपके एनवायरनमेंट में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको इससे कुछ कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करिएगा क्वेश्चंस के आंसर करने का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण है इसका मुख्यालय हमारा कोलकाता में है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है, कांजीरंगा प्रसिद्ध है। तो कांजीरंगा जो है हमारा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट है। कांजीरंगा असम में है और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता है। तो बताइए, समुद्र तल का बढ़ना, आंधी तूफान अधिक आना, कम वर्षा होना, अधिक कृषि उत्पादन होना। ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग भाई अधिक कृषि हो गई तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। ठीक है। तो ये जो है ये और कम वर्षा हो, आंधी तूफान अधिक आए, समुद्र तल का बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन अधिक कृषि उत्पादन नहीं हो सकता। तो यहाँ नहीं वाला ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। अगला जो है यहाँ पे पूछा गया है कि ओजोन परत के घटने का कारण है। तो ओजोन परत के घटने का क्या कारण है। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ऑप्शन ए राइट है। ओजोन परत के घटने का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द 1866 में सब पहले किसने कहा था। तो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। हम लोगों ने अभी जो है इकोलॉजी शब्द इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें था इकोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, आपने देखा था। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अगला है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। सोचिए। देखिए, ओर्डम लिखा है, टेंसले लिखा है। यहाँ पे अगर अर्नेस्ट हैकल और टेंसले दोनों दे दे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग दिए, या तो अर्नेस्ट दिए या हैकल दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि या तो अर्नेस्ट होंगे या हैकल होंगे। तो अर्नेस्ट तो दिया नहीं है, तो ये है अर्नेस्ट हैकल तो एक ही नाम है, मतलब टेंसले होंगे या अर्नेस्ट हैकल होंगे, लेकिन यहाँ पे अर्नेस्ट हैकल तो है नहीं, तो यहाँ पे टेंसले ही राइट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला है, एड्स होता है तो फंजाई से द्वारा, अमीबा द्वारा, वायरस द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा। एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है। ठीक है। तो ये वायरस द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के पास जो वायुमंडलीय परत होती है तो ये कौन सी होती है। आपने मतलब आपको एक ट्रिक देते हैं। ठीक है। ट्रॉफी, ठीक है, स्ट्रेट, ऐसे याद रखेंगे, ट्रॉफी, स्ट्रेट, मेरी। ठीक। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, इस टाइप से आप याद रखेंगे। देखिए, ट्रोपोस्फेयर पहले होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है दूसरे पे, तीसरे पे मेसोस्फेयर। ट्रॉफी, स्ट्रेट, मेरी, फिर तुम्हारी आता है। ठीक। तो आगे का आप ना जानिए, इतना तक ही जानिए। यहाँ 3 लेयर हैं। ठीक है। ट्रॉफी, स्ट्रेट, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ठीक है। फिर थर्मोस्फेयर आता है टीएस से, ट्रॉफी, स्ट्रेट, मेरी, तुम्हारी। ठीक है। इसी टाइप से याद कर सकते हैं। ट्रॉफी, स्ट्रेट, मेरी, इतना याद रहेगा ना तो आप वहाँ पे कर लेंगे। वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत होगी वो ट्रोपोस्फेयर होगी। ठीक है। अगला है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैसूर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट है। सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो भी इंग्लिश वाले हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो भी यहाँ से अपना देख ले कि कितना क्या रहा। तो ऑप्शन बी जो है जीवाश्म ईंधन। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा, वायु, कौन सा सही है। सबसे ऊर्जा जो सबसे अधिक ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है। जीवाश्म नहीं है, क्योंकि ये जो है ख़त्म, मतलब जो सोर्स हमारे ख़त्म हो सकते हैं, मतलब खनिज वगैरह से मिलते हैं, तो वो जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो न्यूक्लियर पावर जो है ये हमारा जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की रिसाव गैस है। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें जो है आपको पता है कि गैस का रिसाव हो गया था। एक जो है भोपाल में ही हॉस्पिटल था शायद, तो वहाँ पे रिसाव हो जाने की वजह से काफ़ी मतलब लोगों की जानें चली गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ पे थी। तो ये ऑप्शन जो ए है वो राइट है। ठीक है। अगला है, कौन सा जैविक घटक है। तो जैविक घटक
और अजैविक घटक, दो घटक होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैविक घटक वो होंगे जिनमें जीवन होता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं होता है। तो मृदा में जीवन नहीं, जल में जीवन नहीं, वायु में नहीं, पादप में हम लोग जीवन मानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। जैविक मतलब जो जीव हो, अजैविक जिसमें जीवन ना हो, ठीक है। जैविक मतलब जीवन, इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। और इंग्लिश वाले बायोटिक एलिमेंट पूछा है, तो बायोटिक मीन्स जो है जिनमें जीवन हो, प्लांट, ठीक है। अगला है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। आपको बताया था विश्व वन दिवस। आपको पिछले जो वीडियो था उसमें हमने एक ट्रिक बताई थी, गौरैया वन में जल, ठीक है। गौरैया वन में जल, ठीक है, ये ट्रिक थी। ये 20 को गौरैया होता है, 21 को हमारा वन होता है और 22 को हमारा जल दिवस होता है, ठीक है। तो ये 20 अगर पूछे तो 20 मार्च, ये 20 सारी मार्च के हैं, 20 मार्च, 21 मार्च और 22 मार्च। तो गौरैया वन में जल, 20 पे गौरैया, 21 में वन। ये ट्रिक मैंने ही बनाई है, आपको अगर समझ में आए तो आप याद कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे याद हो जाए, ठीक है। बहुत ही ईजी ट्रिक है, मतलब मैंने ऐसे ही याद किया है, तो आपको लिए भी शायद हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो गौरैया वन में जल से आप याद कर सकते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं गौरैया फिर वन में जल। जल आता है हमारा किस नंबर पे, जल तो पूछा नहीं, वन पूछा है, तो गौरैया वन, 20, 21, 21 मार्च सही है, ठीक है। अगला है कौन सा उद्योग वनों पर आधारित है। तो कौन सा उद्योग जो है वो वन पे आधारित है, ये बताइए। तो ये हमारा जो कागज उद्योग है ये वनों पे आधारित है। आपको पता है लकड़ी से ही कागज बनते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र ये सब तो नहीं है आधारित, लेकिन मतलब सूती वस्त्र तो खेती करके भाई कपास बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जो है वनों से लकड़ी जो बनती है उसी से बनाए जाते हैं कागज़ वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। आपको इससे पहले भी हमने ये सारे इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए हैं, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स डे कब है, ठीक है। हम लोग मनाते हैं तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो आपको पता है साक्षरता दिवस कब होता है, सितंबर में होता है। तो कौन से सितंबर में होगा, तो बताइए, 5 सितंबर को या 19 को। 5 को तो पता है आपको शिक्षक दिवस होता है, ठीक है, टीचर्स डे, आराम से सबको पता होगा। 19 को नवंबर में भी नहीं होता, ये सितंबर में ही होता है। तो 8 सितंबर को हमारा लिटरेसी डे होता है। आप इस टाइप से याद रखिए, 5 सितंबर को टीचर हमको पढ़ाने आए, मतलब टीचर्स डे, ठीक है। 3 दिन बाद हम क्या हो गए, साक्षर हो गए। 3 दिन में ही उन्होंने हमको पढ़ा लिखा दिया, तो मतलब 5 + 3 8 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है, ठीक है। अगला है विश्व एड्स दिवस। तो एड्स दिवस कब होता है हमारा, विश्व एड्स दिवस जो है ये हमारा 1 दिसंबर को होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट है, ठीक है। अगला है विश्व जल दिवस। अभी बताया था गौरैया वन में जल, जल हमारा कब होता है, मार्च में होता है। तो 22 मार्च यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख भी सकते हैं, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप गेस करिए। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे इज 7 अप्रैल, ओके। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस है ये हमारा 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। अगला है वर्ल्ड टोबैको डे, मतलब नो टोबैको डे, मतलब विश्व बिना तम्बाकू दिवस। जो आपको पता होना चाहिए, विश्व जो तम्बाकू दिवस होता है हम लोग कब मनाते हैं, और विश्व बिना तम्बाकू दिवस कब मनाएंगे। तो एक ही होता है, 31 मई को विश्व, मतलब उस दिन होता है कि तम्बाकू जो लोग खाते हैं उनके लिए कि वो लोग ना खाएं क्योंकि इससे कैंसर होता है। हालांकि लिखा होता है लेकिन कौन सुनता है आजकल, मतलब सभी खाते हैं, लिखा तो सब उस पर बना नहीं होता है, साइन भी बना होता है कि जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कहाँ कोई फ़र्क पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी वर्ष पूछा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो कब मनाया गया, ये 2008 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी पर्व जब वर्ष जो था पृथ्वी वर्ष, तो ये हमारा 2008 में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। देखिए अगर पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 2008 है, और अगर वन पूछेगा, ठीक है,
1 पूछेगा तो 2011 है। ठीक, पृथ्वी हमारी कैसी होती है, देखिए पृथ्वी हमारी गोल होती है, 8 भी गोल ही होता है। ठीक है, 2 गोले होते हैं 8। ठीक है, इस टाइप से रिलेट करेंगे। और 1 क्या होते हैं, हमारे पेड़ होते हैं ऐसे खड़े खड़े, तो वही 11 है 2011 में। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध जो है हमारा, ये हमने बताया था आपको आज ही अभी इससे पहले वाली वीडियोस में, कृषि से है। और गेहूं जो है, गेहूं उत्पादन के संबंध में ये था ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा ग्रोथ मतलब हुई गेहूं की। और हम लोग पहले बाहर से जो अनाज लेते थे वो हमको नहीं लेना पड़ता। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स से आपको कुछ याद हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अगला है, देखिए जाएंगे नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये वो वीडियोस हैं जो सबका पेपर ये होना है। ठीक है, तो वो भी देख लें कि उनको कितना आता है। ठीक है, भूकंप मापने का जो पैमाना होता है ये क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा। रिएक्टर स्केल हमारी जो होती है वो हम भूकंप मापी स्केल होती है, रिएक्टर स्केल उसी के नाम पे वही है। ये पूछा है यहाँ पे मेजरमेंट स्केल ऑफ अर्थक्वेक मेजरमेंट इज, तो ये रिएक्टर स्केल होती है। रिएक्टर एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे ये रिएक्टर स्केल नाम रख दिया गया है। ठीक है, अगर 6 के नीचे तक आता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें 9 तक नंबर होते हैं। लेकिन अगर 7 से ऊपर चला जाता है तो वो थोड़ा होता है। ठीक है, फिर कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, 1984 में हुई। आपको याद होगा कि भूकंप आया था, कब आया था, आज से शायद 3 साल पहले, 3 या 4 साल पहले कुछ आया था भूकंप अपने इंडिया में ही, तो शायद किसी को याद हो। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई तो यहाँ पे 1984 में हुई। हम लोग भी क्लास में बैठे थे, टीचर्स सारे भाग के खड़े, बच्चे बैठे वहीं क्लास में, बहुत मज़ा आया। वन शोध संस्थान स्थित है, तो वन शोध संस्थान आपको पता है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आने वाली मतलब जो भी बीएससी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अगला है, अक्षय ऊर्जा संसाधन है। अक्षय ऊर्जा संसाधन क्या है बताइए, ये भी बताया था। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो धरती पे क्या है, सौर ऊर्जा है। वो कभी ख़त्म नहीं होगी, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। जिनसे हम लोग डेली प्राप्त होती रहती है वो नवीकरणीय, और जो समाप्त हो सकते हैं, मतलब जैसे खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम है, ये ख़त्म हो सकते हैं, तो वो हमारा अनवीकरणीय है। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा का संसाधन हमारा सौर ऊर्जा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। ये भी हमने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था। देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पिछले पेपर से थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल तो आप अगर आपको एक बार में याद नहीं होते तो 2-3 बार, हम ये नहीं कह रहे हैं आप लिखिए। ठीक है, आप लिखिए नहीं तो वीडियो को ही 2-3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय पशु है, तो भारतीय राष्ट्रीय पशु सभी को पता होगा कि बाघ है। ठीक है, आगे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये भी नहीं पता होगा तो फिर क्या पता है, भारत में रहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अच्छा इसमें भले कुछ लोग कंफ्यूज हो, तो भारत का जो राष्ट्रीय वो वृक्ष है वो हमारा बरगद है। अच्छा, क्या आपको पता है कि यूपी का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अगर पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यूपी का जो पशु है, अच्छा राष्ट्रीय पशु बताइए यूपी का कौन है, पता है? बारहसिंगा है। ठीक है, अगला है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प ये भी सबको पता होगा, कमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में किस गैस का अधिकतम प्रतिशत होता है? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गैस होती है वो हमारी होती है कौन? नाइट्रोजन गैस होती है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट है। ठीक है, अगला है, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र एक के अतिरिक्त किस महाद्वीप में है, मतलब एक में नहीं है बाकी सब में है, तो बताना है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके सब में चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र है, तो बताइए। यहाँ पे जो अंटार्कटिका है, ऑप्शन ए राइट है।
तो वहाँ पे छोड़ करके बाकी सब में है, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई वो कौन थी? प्रतिभा देवी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं, जो वो मतलब हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रतिभा देवी पाटिल, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, महिला प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो पहली महिला, अच्छा, प्रधानमंत्री कहाँ की बनी है कि नहीं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतना तो पता ही होगा, अपने देश के बारे में नहीं पता है। अगला है, भारत का नवीनतम राज्य है, खैर मजाक था, सीरियस मत लीजिएगा, तेलंगाना है, ठीक है। जो नया राज्य अभी बना हुआ है, नया जो सबसे नया जुड़ा राज्य है वो तेलंगाना है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे अभी कितनी यूनियन टेरिटरी हैं और कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला है विश्व कैंसर दिवस, अभी तो देख लिया, ठीक है, कि कैंसर जो है, कैंसर का इलाज नहीं है, ठीक है, आपको पता है, एड्स का भी नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है एड्स किससे होता है, तो वायरस से होता है। विश्व कैंसर दिवस है तो 4 को होता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस हमारा जो है वो होता है। तो इसमें आप लोग मतलब समझ लीजिए 4 कैंसर के मरीज थे, ठीक है, 4 कैंसर के मरीज, तो उन्हें 4 फरवरी को, ठीक, कैंसर दिवस। अगला है फूलों की घाटी, ये तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी हमारा उत्तराखंड है, ठीक है, बिल्कुल माइंड में सेटअप कर लीजिए। फूलों की घाटी में उत्तराखंड, उत्तराखंड में बहुत फूल हैं। आपने उत्तराखंड में देखा होगा बहुत सारे लोग जाते हैं भगवान के मंदिर, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारे फूल हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगला देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस है, तो विश्व वन्यजीव दिवस कब होता है? ये हमारा 3 मार्च को होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक जो हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि मतलब अपने इंडिया के पूछे गए हैं या विश्व स्तर पर। तो जब श्वेत क्रांति के जनक ही लिखे हैं तो हम लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन को लगाएंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। भारत में अगर लिखा होता तो हम लोग ऑप्शन ए लगा देते, MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में ये MS स्वामीनाथन है और जो विश्व स्तर पर हैं ये हमारे डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। अगला है नॉइज इज मेजर्ड इन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस आपसे जितने भी तक कराए हैं उसी में से क्वेश्चन हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना मतलब कैसा पेपर आएगा, ठीक है। शोर मापा जाता है तो शोर हमारा डेसिबल में मापा जाता है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है? तो आपको बताया था, ठीक है, 20% जो है हमारा, ये हमारी ऑक्सीजन होती है, लगभग 78% के आसपास हमारी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? द फंडामेंटल रीजन ऑफ फूड प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज, तो वन विनाश है, जनसंख्या वृद्धि है, प्राकृतिक आपदा है या मृदा अपरदन है? हाँ, तो बताइए कौन सा है? तो यहाँ पे आपको पता है जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से हो रही है कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहे हैं, मतलब वनों की कटाई लगातार करी जा रही है और खाने की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि अब तो उत्तर प्रदेश सरकार वो एक नियम लाने वाली है ना, जिनके एक बच्चे से ज़्यादा, एक नहीं 2 बच्चों से ज़्यादा होंगे तो उनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा भी है कुछ कदम कि कुछ शायद इससे जनसंख्या कंट्रोल हो जाए, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत है। अगला है रात्रि में ऑक्सीजन देने वाला पौधा कौन सा है? तो बताइए, रात के समय जो ऑक्सीजन देता है, ज़्यादातर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय निकालते हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो रात्रि में जो ऑक्सीजन देता है वो पौधा कौन सा होता है? तो वो पौधा हमारा नीम का पेड़ होता है, ठीक है, जो रात में भी ऑक्सीजन देता है। प्लांट दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट नाइट इज नीम ट्री। अगला है बायोडीजल प्लांट इज, बायोडीजल पौधा क्या होता है? तो बायोडीजल नाम सुना होगा शायद आपने, ये रतनजोत या जेट्रोफा होता है। अगर देखिए आप कभी कभी ये रतनजोत तो नहीं पता होगा कि हाँ ये होता है, कुछ ऐसा नाम होता है, लेकिन जेट्रोफा नाम सुना होगा। तो अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो एक बार हिंदी वाले लोग जरूर इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है वाटर एसिमुलेशन इन टेहरी डैम, जो टेहरी बांध है
वो कहाँ पर है, ठीक। ये आप लोग बताएंगे टिहरी बांध कहाँ पर है, और इसमें पूछा ये नहीं गया है, इसमें पूछा गया है टिहरी बांध में जल एकत्रित होता है। तो टिहरी बांध में जो जल एकत्रित होता है वो कहाँ होता है, ये हमारा भागीरथी नदी पर टिहरी जो है वो एकत्रित होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रांत जिसमें अधिकतम जंगल क्षेत्र है। तो भारतीय प्रांत जिसमें अधिकतम जंगल क्षेत्र है ये हमारा एमपी है, ठीक है। अगला है, एड्स के मरीजों की अधिकतम संख्या कहाँ है, ठीक है। एड्स के जो मरीज हैं वो कहाँ हैं, पाकिस्तान में, भारत में, जापान में और या दक्षिण में अफ्रीका में। तो ये हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। नीली क्रांति, नीली क्रांति देखिए, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है, ये सारी क्रांतियाँ हुई। तो श्वेत तो हमारी दुग्ध से रिलेटेड थी और हरित हमारी खाद्यान्न से रिलेटेड थी। जो नीली क्रांति है ये हमारी मत्स्योत्पादन मतलब फिश से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है, ठीक है। अगला है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो होती है, मतलब जो बेस्ट सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, वो कौन सी होती है, बलुई, पथरीली, दोमट, चिकनी। तो कौन सी होगी, आपको पता है दोमट मिट्टी होती है, और यूपी में ज़्यादातर भागों में दोमट मिट्टी ही पाई जाती है। अगला है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित है। तो भारत में जो पर्यावरण शिक्षण केंद्र है वो कहाँ है, ये अहमदाबाद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, वेयर द नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश फर्स्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध अनुसंधान सबसे पहले स्थापित हुआ। तो सबसे पहले कहाँ पे स्थापित हुआ ये, तो ये नागपुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नागपुर में स्थापित हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। तो अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है ये SO2 है, ठीक है। अगला है, गैर नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है। तो जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, आपको अभी बताया था, जो सूर्य है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एक मिनट, तो यहाँ पे शायद गलत जो है हो गया था, यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये वाला, तो मतलब ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। गैर नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। तो जो यहाँ पे बाकी है वो गैर नवीकरणीय है, सिर्फ जो सूर्य ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है, ये सोलर एनर्जी है, वो नवीकरणीय है। अभी आपको बताया भी था, नवीकरणीय वो होती है जिनसे एनर्जी बार बार बन सकती है, लेकिन ये एक समय आने पर समाप्त हो जाते हैं, तो वो अनवीकरणीय होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है टाइप, तो उसे आप छोड़ दीजिएगा या देख लीजिएगा, बता तो दिया है वहाँ पे, रिन्यूएबल कर लीजिएगा, बस नॉन हटा दीजिएगा। हरित घर बना होता है। तो बताया था हरित गृह प्रभाव में कांच के शीशे का होता है, आपको कांच का बताया था होता है, तो शीशे का। ऑप्शन डी सही है। अगला है, हरित गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, ये भी आपको बिल्कुल बता चुके हैं। तो इसमें सभी हैं, जो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हरित गैसें हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हमारा बेरी बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। आपसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि और जो इसको कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम होता है वो थायमीन होता है, ठीक है। और C से स्कर्वी हो जाता है। अगला है, चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। चिपको आंदोलन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हमारे सुंदरलाल बहुगुणा, उनको याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। 1973 में ये जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, चमोली गांव में, उत्तराखंड के, इतना भी याद कर लीजिए। मेधा पाटेकर, ये भी बताया था आपको। देखिए सारे क्वेश्चन बताए हुए आ रहे हैं। अगर आप वीडियो को 2 से 4 बार देखे होंगे और बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को आराम से बता पा रहे होंगे। आप देखिए आपका स्कोर क्या रह रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं मेधा पाटेकर और दादा आमटे करके, हमने कुछ आपको आमटे करके बताया था। ये दोनों लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। जहाँ पे जल पुरुष आपको बताया था, और टाइगर मैन बताया था ना, डॉल्फिन मैन। रविंद्र ने डॉल्फिन ली, तो रविंद्र सिन्हा जी हमारे डॉल्फिन मैन कह जाएंगे, ये बताया था ना। तो अगला है, विटामिन के की कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी से जो होता है वो खून जमने की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, ठीक। अगला है, राइजोबियम संबंधित है। राइजोबियम इज एसोसिएटेड विद, तो राइजोबियम क्या होता है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन में लिया था, जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण से था, ये हमने लिया था इसका एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाइट्रीकरण से संबंधित है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से नहीं है, नाइट्रिफिकेशन से है,
शायद कुछ कन्फ्यूज़न है, एक मिनट आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ही कन्फ्यूज़ हो गए, पता नहीं कौन सा सही है, ठीक है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, माइंड कभी कभी हो जाता है ना। जीवाश्म ईंधन प्रमुख जो है कारण होता है, तो जीवाश्म ईंधन जो प्रमुख कारण है वो किसका है, तो ये हमारा वायु प्रदूषण का कारण है, ठीक है। इससे वायु प्रदूषण होता है। बहरापन होता है, तो बहरापन जो है बहरापन हमारा ध्वनि प्रदूषण से होता है, सभी को पता होगा ये तो। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये अब बताइए। हमने पिछले वीडियोस में पूछा था, राजा जी और नंदा देवी ये दोनों जो है हमारे उत्तराखंड में हैं, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे आ गया इनकी कार्बेट कहाँ है, तो ये भी हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है। अगर अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और सभी दोस्तों के साथ ये शेयर करेंगे, ताकि उनको भी पता चले कि वो एनवायरनमेंट में पास हो जाएंगे या नहीं। बिल्कुल जीके नहीं आती है तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, बस इतने में ही आपका कल्याण हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो 69 वाला है कर्नाटक में, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, तो रणथंभौर कहाँ है, तो इसकी एक ट्रिक थी, राज केवल रण में, ठीक है। तो रणथंभौर राज में इस राजस्थान, और राज केवल रण में मतलब राज केवल से केवलादेव और रण से रणथंभौर, ठीक है। तो राज भी इस राजस्थान, राज केवल से केवलादेव और रण में मतलब रणथंभौर, ठीक है। तो ये सारे राजस्थान के हैं, तो इनको आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है, जो ये सरिस्का है ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा राजस्थान में पड़ता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है आटापका पक्षी विहार है। आटापका जो पक्षी विहार है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है जो है केरल दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, और तमिलनाडु और उड़ीसा ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अटापका पक्षी विहार, अटपटा अटपटा याद रख लीजिए, आटापटा मतलब अटापका अटपटा, तो अटपटा आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से अटापका, ठीक है। आगे है नजफगढ़ पक्षी विहार कहाँ है, तो नजफगढ़ जो पक्षी विहार है ये हमारा दिल्ली में है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोल झील कहाँ है, थोल लेक इज सिचुएटेड इन, थोल लेक कहाँ पे है, तो ये हमारी थोल लेक जो पड़ती है ये हमारी गुजरात में पड़ती है। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो थोल को थोल ही लेक कहेंगे, ठीक है, झील को लेक कह देते हैं बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, कि आप अपना देखते चलेंगे, साथ में इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है पटना बर्ड जो है पक्षी विहार कहाँ है, बिहार नहीं है यहाँ पे, विहार है, ठीक है, पक्षी विहार। तो ये पूछा गया है, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये हमारा पड़ेगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। पटना कहाँ का है भाई, पटना बिहार की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा, पटना पक्षी विहार। तो पटना तो हमारी बिहार की राजधानी है, लेकिन ये है कहाँ, यहाँ बिहार मत समझिएगा, ये बिहार है, बिहार है, ठीक है। तो ये है हमारा यूपी में, ठीक है, यूपी में पड़ता है, आप चेक कर लीजिएगा। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, ठीक है, सांडी पक्षी विहार कहाँ है बताइए, तो ये हमारा कहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा यूपी में है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। आगे देखते हैं, चिल्का झील, झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चिल्का झील जो हमारी पड़ती है ये हमारी उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। एलपीजी की तुलना में सीएनजी को महत्व देने का कारण क्या है, क्यों देते हैं, अच्छा एलपीजी की जगह हम लोग सीएनजी क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। तो आप लोग बताइए क्यों बोलते हैं इसको, तो ये जो है कम प्रदूषणकारी होता है, इसलिए इसको बोला जाता है। अगला है, कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में है, तो कौन सा है, तो ये हमारा जो नरोरा है ये हमारा जो है वो यूपी में है, ठीक है। कौन सा सरित जीवी परितंत्र है, जो सरित जीवी परितंत्र है ये हमारा पड़ता है अनित्यवाही नदी, ठीक है, नॉन पर्नियल रिवर। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल सबको पता होगा, थार है। अगला है कौन सा, मतलब थार का मरुस्थल है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला है, कौन सा एक पार्थिव परितंत्र नहीं है, तो पार्थिव परितंत्र हमारा सस्य भूमि जो है ये क्रॉपलैंड ये नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं,
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में कौन सा एक संघटक सहायक नहीं है? तो परितंत्र की रचना में कौन सहायक नहीं है? तो आजीविक, जैविक जो है, अजैविक वो सहायक नहीं है। ठीक है। अगला है अपघटक किसको कहते हैं? तो जो अपघटक होता है ये फफूंदी और जीवाणुओं को अपघटक कहा जाता है। अगला है कान्हा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य संरक्षित जानवर है। तो कौन सा है? चीता जो है वो जो वहाँ पे मुख्य रूप से संरक्षित जानवर है। ठीक है। भारत का विलुप्त होने वाला जंतु कौन है? भारत में ऐसा जंतु जो है विलुप्त हो गया है। तो कौन सा जंतु है जो भारत में विलुप्त हो गया है? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा? जो एशियाई चीता है ये हमारा विलुप्त हो गया है। रेड डेटा बुक होता है जो संकटग्रस्त जीवों के बारे में जानकारी देता है। अगर आ जाए रेड डेटा बुक क्या है तो संकटग्रस्त जीवों के से रिलेटेड है। ठीक है। कौन सा एक जैवमंडल परिरक्षण क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये थार मरुस्थल नहीं है। ठीक है। नौकरेक, नंदा देवी ये सब हैं बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन थार मरुस्थल नहीं है। ठीक है। घाना पक्षी विहार स्थित है। तो घाना पक्षी विहार हमारा राजस्थान में है। ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस है। ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा ना, शायद याद हो तो पढ़ा होगा। होमो सैपियंस, राना टिग्रीना मेढक को बोलते थे। याद है कि नहीं? शायद याद होगा। आगे देखते हैं। अगला है सागर में मछलियाँ निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती हैं? ठीक है। तो मॉस पर, प्लैंकटन, मूंगा, लवण। तो यहाँ पे मॉस सही है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। अगला है जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा क्या है? तो जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा तो जाहिर सी बात है प्रदूषण है। पॉल्यूशन से ज़्यादा कुछ भी खतरा नहीं है ज़्यादा, जनसंख्या को छोड़ के, है ना। जनसंख्या वृद्धि भी तो एक विस्फोट ही है एकदम से। भारत में विलुप्त प्राय नहीं है। तो भारत में जो विलुप्त प्राय नहीं है वो लाल बंदर विलुप्त प्राय नहीं है। अगला है सबसे बड़े आकार का पक्षी कौन है? सबसे बड़े आकार का जो पक्षी है वो हमारा शुतुरमुर्ग होता है। देखिए वीडियो को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, और आगे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ सभी दोस्तों को और सभी फ्रेंड्स को, जितने भी हैं, चाहे वो BA वाले हों या BSc वाले हों या BCom वाले हों, सभी को शेयर करेंगे। ठीक है। और अगर किसी के पास कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो मुझे भेजना चाहता है तो ईमेल से मुझे भेज सकता है। मेरी ईमेल आपको नीचे मुझे कमेंट करिएगा, मैं ईमेल वहाँ पे दे दूँगी, और या तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ईमेल। deareducation18@gmail.com है। ठीक है। अगला है हमारा, हम कहाँ पे थे हम लोग? भारत में विलुप्त प्राय नहीं है। तो भारत में विलुप्त प्राय लाल बंदर विलुप्त प्राय भी नहीं है। ठीक है। जंगली गधे नहीं है और एशियाई चीता भी नहीं है। एक सींग वाले गैंडे जो है विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसीलिए जो है असम में काजीरंगा जो है उसमें उनको संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। अगला है सबसे बड़े आकार का पक्षी है। तो जब सबसे बड़े आकार का पक्षी हमारा शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है। भारत में पाया जाने वाला ऐप है। ठीक है। तो जो भारत में पाया जाने वाला ऐप है वो कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है होडाक गिब्बान, ये सही है। ठीक है। राजगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? राजगिरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पे है? तो ये हमारा बिहार में है। ठीक है। बिहार राज्य, ऐसे याद रख लीजिए, बिहार राज्य में राजगिरी। ठीक है। अगला है बाघ परियोजना किस राज्य में नहीं है? तो ये हमारी कर्नाटक को छोड़ करके बाकी सब में है, तो कर्नाटक यहाँ पे सही हो जाएगा। पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कितना इजी क्वेश्चन, सबको पता होगा। सारस उड़ लेता है, पेंगुइन नहीं उड़ पाती, ठंडी जगहों पे रहती है, तो आपको पता है बड़ी चिड़िया है सबसे। और मोर भी उड़ लेता है, बाज भी उड़ लेती है। पेंगुइन पक्षी का मूल स्थान देखिए, तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पे रहती है? तो पेंगुइन पक्षी जो है हमारी अंटार्कटिका पे रहती है। अगला है भारत में राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा हैं वो हमारे MP मध्य प्रदेश में हैं। आपको पता होना चाहिए और सबसे ज़्यादा वन कहाँ हैं? अच्छा, यूपी का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वन है? तो पता होगा लखीमपुर है ना। बहुत से लोग लखीमपुर से होंगे। अच्छा, कितने लोग लखीमपुर से हैं बताएंगे? लखीमपुर या इसके आसपास के। ठीक है। प्रवाल भित्ति मिलती है। प्रवाल भित्ति मिलती है कहाँ मिलती है? तो प्रवाल भित्ति जो है ये हमारी सागरों में मिलती है। तो यहाँ पूरा हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर जो भी था। तो आप लोग बताएंगे ज़रूर कि पेपर आपको कैसा लगा, और क्या जो है जो भी ट्रिक्स वगैरह थी जहाँ जहाँ पे वो आपको समझ में आई, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जितना आप कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।
अगर और टेलीग्राम चैनल पे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस जय हिंद जय भारत।